गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 ल्हासा की ओर पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक श्री राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, जिनका मूल नाम केदार पांडेय था, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर राहुल सांकृत्यायन रख दिया था। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में लेखन का कार्य किया, लेकिन सर्वाधिक रोचक विषय इनका यात्रा वृत्तांत था। ये घुमक्कड़ स्वभाव के थे और यात्राएं करना और मंजिल से अधिक उन्हें यात्रा का जो मार्ग था वो आकृष्ट करता था, क्योंकि उनका मानना था कि वही मार्ग हमें अनुभव और यादें देता है। यहाँ हमने उनकी नेपाल की द्वारा तिब्बत जाने का जो मार्ग है, उस यात्रा का वर्णन इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं। और जब भारत से तिब्बत जाने का फरी कलिंगपो का रास्ता नहीं था, तब किस तरह से भारतीय लोग, जिनका वहाँ पर जाना सुरक्षा की दृष्टि से परमिशन नहीं थी, लेकिन वो भिखारी के वेश में वहाँ गए और किस किस तरह के अनुभव उन्होंने किए, वो लेखक ने इस पाठ में हमें बताए हैं। इस यात्रा में एक बौद्ध भिक्षु सुमति उनका साथी था, और सुमति के अनुयायियों के कारण ही भिखारी के वेश में होते हुए भी उनकी ये यात्रा अत्यंत सुखद रही। उन्हें ठहरने को स्थान भी मिला, तो लोगों का स्नेह भी प्राप्त हुआ। इस पाठ में अब तक हम तिब्बत के पारिवारिक जीवन, महिलाओं की स्थिति, लोगों का आचार व्यवहार आदि पढ़ चुके हैं, और वहाँ की कानून व्यवस्था थी उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ जो समुद्र तल से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर डांडे नामक निर्जन स्थान हुआ करते थे, डाकुओं की शरण स्थली, वहाँ सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पुलिस ने किसी तरह की चौकी स्थापित नहीं कर रखी थी। तो वो डाकुओं की शरण स्थली बन चुके थे ये जगह, और जो लोग वहाँ पर आते थे उन्हें पहले मार कर डाकू लूटते थे, ताकि उनकी पहचान का कोई भी निशान वो ना छोड़े। और लेखक और सुमति जब भी ऐसे किसी व्यक्ति के सामने जा खड़े होते गलती से, तो कूची कूची 1 पैसा कहकर अपनी जान को बचा लेते थे, क्योंकि वे भिखारी के वेश में थे। भिखारी के वेश में होते हुए भी जब लेखक को लगा कि आगे का रास्ता जो उन्हें लंगकोर तक तय करना था वो 16-17 मील का था और सिर्फ चढ़ाई थी, तो लेखक को लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा इतना सामान लेकर कंधों पर पहाड़ों पर चढ़ना। तो उन्होंने सुमति को कहा कि आगे की यात्रा के लिए उन्हें 2 घोड़े कर लेने चाहिए। तो अब हम इससे आगे का पाठ पृष्ठ 27 और 28 आज पढ़ेंगे। तो खोलिए अपनी पुस्तक का पृष्ठ 27। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। कि बेटा जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उन पहाड़ी स्थलों पर, तो लोग अभी भी उन पवित्र स्थलों को मतलब ऐसी स्थिति में भी सजाते थे, और जो उपलब्ध साधन है उन्हीं के द्वारा उन मंदिर जैसी पवित्र जगहों को वो सजाते थे। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा था और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डोंकी वस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। कि लेखक को जो घोड़ा मिला था वो थोड़ा सा सुस्त था। लेखक को लगा कि वो चढ़ाई के कारण थक गया, इसलिए धीरे चल रहा है, और लेखक
इंग्लिश कवि है उनकी तरह घोड़े पर झूमते हुए अपने आनंद में चले जा रहे थे, तो बहुत देर बाद लेखक को ये पता चला कि वो अपने साथियों से अलग हो चुके हैं और गलत रास्ते की तरफ बढ़ चले हैं। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। अब बेटा लेखक को तो इतना अनुभव नहीं था कि घोड़ों को चलाया कैसे जाता है, तो घोड़ा जैसे चल रहा है वो ठीक है। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकौर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा कि बहुत आगे चले गए 1.5-2 मील, फिर वापस लौट कर आए, फिर वापस अपने रास्ते पे गए। तब तक जो सुमति था वो बहुत आगे पहुंच चुका था। और आगे जब वो लेकर गए तो उन्होंने पाया कि सुमति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया कि इतना ठंडा मौसम है, बर्फ के बीच में इतनी हाइट पर, तो कि इतने तो मैंने कंडे जो गाय के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है बेटा, और 3-4 बार चाय को गर्म कर दिया कि आप आओगे, लेकिन आए नहीं। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा हो जाता। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। ठीक है, चाय सत्तू बेटा चने की दाल को सेक कर पीस कर एक पाउडर बनाया जाता है जिसे एक हेल्दी ड्रिंक के रूप में चाय और दूध के साथ पिया जाता है ना। अपने भी भारत में बिहार में ये चीज़ बहुत काम में ली जाती है। और गर्मा गर्म थुक्पा ये भी वहाँ का एक स्थानीय व्यंजन है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी, है ना। कि बहुत तिंगरी के विशाल मैदान में कि एक बहुत बड़ा मैदान, उसमें एक पहाड़ी है जो जहाँ पर समाधि स्थल है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा मतलब जैसे हम लोग लच्छा मानते हैं ना बेटा, उस तरह का। तो लाल कलर के कपड़े से वो ऐसा कहते थे कि वो बोध गया बिहार में एक स्थान है, वहाँ से लेकर आए हैं, और उसका टुकड़ा काट काट कर लोगों को बांधते थे। और जब खत्म हो जाते थे तो वहीं किसी स्थानीय जगह से कपड़ा खरीदा। लोगों को क्या पता कि वो कहाँ से आया है। यही तो हमारे अंधभक्ति अंधविश्वास यही तो है बेटा, कि हम विश्वास इतना ज़्यादा करते हैं इन चीज़ों में कि हम उसकी तह तक जाने की कोशिश भी या किसी तरह का शक भी उन पर नहीं करते। इसीलिए कि वो हर जगह जाता, लोगों को गंडे बांधने का कार्य करता, तो लोगों की आस्था हर जगह उनको जागी हुई ही मिली सुमति के प्रति। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा, जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांध दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ, क्योंकि लेखक को तो अपनी यात्रा पूरी करनी थी बेटा। और सुमति को लगता था कि इधर आया हुआ हूँ तो आसपास के सब यजमानों से मिल लूँ, गंडे भी दे दूँ, थोड़ी आय भी हो जाएगी और थोड़ी वस्तुएं भी मिल जाएगी। तो लेखक ने उन्हें समझाया कि जहाँ हम रात रुक रहे हैं वहाँ के लोगों को ये चीज़ें बांट दो, बाकी आसपास के गाँव में मत जाओ, हमारा समय बर्बाद होगा। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। लेकिन सुमति कहाँ मानने वाले थे, उनकी तो इनकम का सोर्स था वो यजमान लोग। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अतिरिक्त पैसा दे दूंगा, तो सुमति मान गए। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने बारिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला, बारिया बार उठाने वाला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, क्योंकि बेटा जितना हाइट पर जाते हैं सूर्य की किरणें सीधी भी होती जाती हैं, और प्रदूषण नहीं होने के कारण वो जो सूर्य की किरणें, वातावरण एकदम साफ होता है, तो वो किरणें हैं वो एकदम तीखी महसूस होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे से कपड़े से सिर
को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि धूप तेज है, वातावरण तो बेटा ठंडा है ना, तो कपड़ा ढाक लिया तो धूप कम हो गई तो ठंडक फील होने लग जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। अब कैसा अजीब मौसम है बेटा, क्योंकि किरणें सीधी आ रही है तो मुंह तो जल रहा है उन किरणों से, लेकिन क्योंकि आप इतनी हाइट पर हो तो टेम्परेचर एकदम डाउन है, माइनस में है, तो पीछे तो ठंडा है और चेहरे पर तेज धूप है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए आज में मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। बेटा ये पैराग्राफ आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक तो तिब्बत की भूमि व्यवस्था पर प्रश्न आता है, यहाँ पर एक नमसे नाम के व्यक्ति का जिक्र होगा, उस पर भी अनेक बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है ना। तो जहाँ प्रश्न बनने की बेटा थोड़ी भी गुंजाइश हो, उन चीज़ों पर हमें बहुत अधिक फोकस करना चाहिए। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले, है ना। यहाँ पे जो नमसे कैसे थे, तो नमसे एक बौद्ध है ना भिक्षु थे, और शेखर विहार की खेती के मुखिया थे। वे एक भद्र पुरुष थे, बहुत प्रेम से उनसे मिले थे, है ना। हालांकि उस वक्त मेरा बेस ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि भिखारी के वेश में थे ना। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, कंजूर क्या है ना। या शेखर विहार में रखी हुई बौद्ध जो हस्तलिपियाँ थी उनके बारे में लिखिए, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें कंजूर बुद्ध वचन की अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। लेखक हैं, लेखक को पुस्तकों से प्रेम होता है, वे पुस्तकें लिखना और पुस्तकें पढ़ना दोनों ही बहुत अधिक पसंद करते हैं। और ऐसी जो हस्तलिखित है और धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से, है ना, जिसके वो अनुयायी थे, तो उन्हें तो लगा कि मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया है और वो वहाँ रखी हुई सारी किताबों को पढ़ लेना चाहते थे। इसीलिए जब सुमति ने कहा कि मैं आसपास गांव में जाऊं, तो उन्होंने कहा जाओ और आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं आने की। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से अधिक दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है बेटा, ये है हमारा पाठ लासा की ओर। लेखक की लासा की ओर का जो मार्ग है उस यात्रा का वर्णन है। वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है और साथ ही बहुत ज्ञानवर्धक है कि बहुत छोटी छोटी बहुत अधिक जानकारियाँ उन्होंने इस पाठ में समाहित की है। आपको आज इस पाठ को पूरा शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके कठिन शब्दों के अर्थों को देखना है कि जहाँ आपको लगे कि ये शब्द क्या है, उसका अर्थ जो मैंने आपको शब्द अर्थ दिए हैं उनमें से ढूंढ कर देखना है। शब्दों को निकालना नहीं है कि ठीक है हाँ आ गया शब्द और ओके। कहीं भी अगर आप अटकते हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछिए। और जहाँ जहाँ मैंने बताया कि ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं, यहाँ प्रश्न बनते हैं, उन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।